अशोक वाजपेयी जी की एक कविता है, भाषा एकमात्र अनंत है। तो इसका एक पोर्शन आपको सुनाना चाहूँगा, जिसमें वो कहते हैं कि बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है उसे दूसरा बूढ़ा। भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ। बाद में वो कहते हैं कि ना बच्चा रहेगा, ना बूढ़ा, ना गेंद, ना फूल, ना दालान, रहेंगे फिर भी शब्द। क्यों? क्योंकि भाषा ही एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि भाषा ही एकमात्र अनंत है। भाषा ही एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी अंत नहीं कर सकते, और सारी चीज़ों का अंत हो जाएगा, लेकिन लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लोग अंत नहीं कर सकते। और ऐसे ही बिल्कुल ऐसी ही कविता लिखी है हमारे विलियम शेक्सपियर साहब ने, तो उसको भी आपको सुनाऊंगा। खैर अभी के लिए हेलो क्लास, तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, यानी कि एक और नई ऐसी क्लास में जिसमें हम लोग कोर्स ए को पूरा करने के संघर्ष में बहुत आगे बढ़ाए हैं। और आज हम लोग करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर ने जो सैकड़ों सोनेट लिख रखे हैं, उनमें से उनका जो 55th सोनेट है उसको आज हम लोग करने वाले हैं। लेकिन इसका नाम तो होगा ही भाई, है ना, नाम तो होना ही चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर आप लोगों ने 3 कविता लिख दी है तो तीसरी कविता का नाम आप तीसरी कविता थोड़ी रखेंगे, तीसरी कविता का कुछ तो नाम होगा ही ना। तो ये जो तीसरी कविता 55th सोनेट है हमारे किनका भाई, शेक्सपियर साहब का, ये कौन है? इसका नाम है नॉट मार्बल्स नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। सबका मतलब बताऊंगा, क्या ही बेहतरीन कविता है, पहले से इसी को जान लो भाई, कविता ही बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, ये आपकी कविता का नाम हो गया। और विलियम शेक्सपियर को जो नहीं जानता वो, अरे भाई, जो विलियम शेक्सपियर को नहीं जानता वो मेरा भाई लिटरेचर पढ़ने के काबिल नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर मैच खेल रहे हैं और धोनी नहीं जानते, लिटरेचर पढ़ रहे हैं और शेक्सपियर को नहीं जानते, तो दोनों तुम्हारे लायक नहीं है, कुछ भी तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारे लायक बस खेलना है, मोबाइल चलाना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं जानते हो तो आज जनवा दूंगा। विलियम शेक्सपियर साहब द्वारा लिखी किताब है सोनेट 55, इसका नाम है। सबसे पहले जान लेते हैं कि सोनेट क्या है भाई, सोनेट क्या है। तो बिफोर शेक्सपियर्स डे यानी जब शेक्सपियर कहानियाँ लिखा करते थे, तो शेक्सपियर के पहले, इनके दिनों के पहले क्या चलता था? द वर्ड सोनेट मीन्स सिंपली अ लिटिल सॉन्ग। अगर कोई लिटिल सॉन्ग हो तो उसको लोग सोनेट कह दिया करते थे और सोनेट कहकर पुकारा करते थे। दैट इज़ शॉर्ट लिरिक पोएम। यानी सोनेट का मतलब क्या होता था? सोनेट का मतलब होता था एक शॉर्ट लिरिक पोएम, एक ऐसी छोटी सी पोएम जिसमें लिरिक्स हों। यानी आपने कई सारी इंग्लिश पोएम देखी होंगी जिसमें लिरिक्स ही नहीं होते हैं भाई, बेजान पोएम रहती हैं। तो इन पोएम्स में क्या रहे भाई, इनमें सोनेट में क्या रहता है भाई, लिरिक रहती है, लिरिक्स वाली पोएम रहती है। इट चेंज टुवार्ड्स द 16th सेंचुरी, लेकिन 16th सेंचुरी में जब एंट्री हुई हमारे मालिक शेक्सपियर की, तब क्या हुआ? तब अ सोनेट कंटेन 14 लाइन्स। तब इन्होंने इसकी रियल डेफिनेशन बताई कि जो सोनेट होता है उसमें 14 लाइन्स होती हैं। द 3 क्वेट्रियंस ऑफ 4 लाइन ईच एंड अ कपलेट ऑफ 2 लाइन्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो क्वाट्रियन वर्ड है और ये जो कपलेट वर्ड है, इसका एक अलग ही मतलब है। क्वाट्रियन का अर्थ है, आप यहाँ पर पार्ट लिख सकते हैं। ये चार लाइन के पार्ट्स में, जैसे क्वार्ट मतलब 4, क्वार्ट मतलब ये देख रहे हैं ना 4, क्वाड है ना, तो ये 4 लाइन्स के पार्ट्स में बटा रहता था। और साथ ही साथ कपलेट इसमें रहते थे। कपलेट यानी ये 2 लाइन इसमें ज्वाइंट भी रहती थी। और अभी आगे बताता हूँ, कपलेट यानी ज्वाइन, आप जान सकते हैं। ठीक है, और 2 लाइन इसमें ज्वाइंट रहती थी। अब ये बताते क्या थे? द थीम्स आर रिवील्ड इन द क्वाट्रियंस इसकी उस जो पोएम रहती थी उस पोएम की थीम को रिवील करते थे, और साथ ही साथ जो रेजोल्यूशन है और कंक्लूजन है उसको बताते थे। आपके कपलेट उसके बारे में बताया करते थे। अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली आपकी सिंपल नॉलेज के लिए जब आप लिटरेचर को और डीपली पढ़ते हैं तब आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ज़रूरत है आपको इस सोनेट 55 को पढ़ने की। अभी ज़रूरत है आपको इस मैं आपसे कहूँ तो इतने ज़्यादा इसमें वर्ड मीनिंग्स हैं कि आपको लिखने ही पड़ जाएंगे। आपको लगेगा भाई मैं याद नहीं कर सकता। और सारी स्टोरी, और बेसिकली कोर्स बी की स्टोरी बताऊँ तो कोर्स बी में तो ऐसा ही रहता है ना। कोर्स बी में तो आप अगर अच्छे बच्चे हैं तब आप मीनिंग्स को याद ही कर सकते हैं पूरी उसकी। लेकिन चूँकि ये शेक्सपियर की लिखी गई है भाई, तो जब धोनी छक्का लगाएंगे तो हेलीकॉप्टर ही लगाएंगे,
तो शेक्सपियर ने लिख रखी है, इसीलिए जिसके अंदर मीनिंग्स हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट मिलती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सारी मीनिंग्स को आपको बताता चलूँगा। और एक स्पेशल बात कि इस वाले पीपीटी के अंदर मैं सारी की सारी आपकी लेकर आया हूँ, उसको पूरा जो आपका पोयम है उसको मैं लेकर आया हूँ, एक्सप्लेनेशन भी लेकर आया हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ वो पोयम ओवरऑल जो कन्वे करना चाहती है उससे रिलेटेड एक इमेज भी आपके लिए लेकर आया हूँ, तो उन इमेजेस को हम स्टैंजा वाइज देखते चलेंगे। अभी पढ़ लेते हैं पहला स्टैंजा। नॉट मार्बल्स नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। चैप्टर के नाम से ही पोयम स्टार्ट होती है, नाम है नॉट मार्बल्स नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। यहाँ पर सबसे पहले वर्ड आता है गिल्डेड। गिल्डेड का मतलब क्या? गिल्डेड का मतलब गोल्ड प्लेटेड, यानी कोई ऐसा मॉन्यूमेंट जो कि गोल्ड प्लेटेड हो, यानी उसके ऊपर गोल्ड की प्लेट चढ़ी हुई हो, सोने का हो या सोने का तो होगा नहीं, सोने की कवर चढ़ी हो। जैसे आप अमृतसर में क्या देखते हैं भाई, कौन सा मंदिर है यार, अमृतसर में मंदिर है ना एक, स्वर्ण मंदिर, सॉरी, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। तो जो स्वर्ण मंदिर है उसमें आप देखते हैं कि उस पर सोने की कवर चढ़ी हुई है। किसकी? नॉट मार्बल्स नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस, प्रिंसेस की, शैल आउटलिव, आउटलिव यानी लिव मोर देन आप कह सकते हैं। पहले एक काम करता हूँ, मैं आपको सारे जो वर्ड मीनिंग है इसके अंदर लिखवा दूंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लिव मोर देन, ठीक है। बट यू शैल साइन वेर बोल देन दिस पावरफुल राइम, बट यू शैल साइन मोर ब्राइट इन दिस कंटेंट्स। दीज कंटेंट्स कौन है भाई? दीज कंटेंट्स हैं दीज राइम्स या दिस पोयम आप कह सकते हैं, दिस पोयम या दिस राइम, दिस पोम, ठीक है। देन अपसेप्ट स्टोन, अपसेप्ट यानी, या फिर आप अब स्टोन है तो आप उसे टार्निश भी लिख सकते हैं, लेकिन अपसेप्ट की जगह अगर आप अनकेयर्ड या अनक्लीन्ड लिख देंगे तब मेरे ख्याल से सब जगह एक काम कर जाएगा। हालांकि यहाँ पर इसका मेनली अर्थ आप टार्निश समझ सकते हैं, कोई ऐसा मेटल जो कि टार्निश हो गया हो, लेकिन अपसेप्ट का अर्थ कई सारा होता है, तो आप कहीं पर भी अनक्लीन्ड लगा देंगे तो चल जाएगा। बिस्मेयर्ड विद स्लटिश टाइम, बिस्मेयर्ड यानी डिस्ट्रॉय, बिस्मेयर्ड यानी डर्टी आप कह सकते हैं, या फिर डर्टी होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो डर्टीड आप कह सकते हैं। विद स्लटिश टाइम, स्लटिश यानी इमोरल, इमोरल, ठीक है। तब आपको बता दूं सबसे पहले तो ये जो कहानी ये जो लिखी गई है शेक्सपियर ने लिखी है, और किसके लिए लिखी है? ये शेक्सपियर ने लिखी है अपने बिलवड के लिए। बिलवड मतलब कौन? जिससे जो प्रेम करते हैं। अब बिलवड मतलब वही प्रेम नहीं हो सकता जो आप सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हीं के लिए लिखा है। हो सकता है इन्होंने अपने बिलवड में किसी अपने रीडर को के लिए लिखा हो, है ना। हो सकता है अपने पूरे रीडर समाज के लिए लिखा हो, आपके लिए लिखा हो, मेरे लिए लिखा हो, समझ रहे हैं ना। तो मतलब अपने बिलवड के लिए लिखा है कि आखिर ये जो पोयम है मैंने अपने जो बिलवड के लिए लिखी है, इसमें अगर आप इसको ये समझ के पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने बिलवड के लिए ली है, जिसे प्यार करते हैं उसके लिए लिखी है, तब आपको अच्छे से पोयम समझ में आएगी। अब मैं आपको पोयम समझा देता हूँ। तो कह रहे हैं नॉट मार्बल्स नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम। कहना है कि नॉट मार्बल्स, ना वो पत्थर, और नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, ना गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स, यानी ऐसे ऑफ प्रिंसेस, प्रिंसेस के लिए बने, यानी ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो कि या तो मार्बल से बने हैं या तो गोल्ड प्लेटेड हैं। किसके लिए? मॉन्यूमेंट्स जो प्रिंसेस के लिए बने हुए हैं मॉन्यूमेंट्स, चाहे वो मार्बल के मॉन्यूमेंट हो जैसे ताजमहल इत्यादि आप देखते हैं, चाहे गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट हो जैसे आप ये सब देखते हैं आपका स्वर्ण मंदिर, ठीक है। तो प्रिंसेस के लिए बने मार्बल्स के या गोल्ड प्लेट के जो मॉन्यूमेंट हैं, शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम, नाइदर, है ना, नॉट नहीं और नॉर ये भी नहीं, यानी ना मार्बल से बने हुए मॉन्यूमेंट्स प्रिंसेस के और ना प्रिंसेस के गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम। इस पावरफुल राइम यानी दिस, ये जो आप पढ़ रहे हैं, इस पावरफुल राइम से आउटलिव यानी ज़्यादा रह पाएंगे, लिव मोर देन दैट, दे कांट लिव मोर देन दैट दिस पावरफुल राइम। यानी जो प्रिंसेस के लिए मार्बल्स के जो मॉन्यूमेंट्स बने हैं और जो गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स बने हैं वो हमारी इस पावरफुल राइम से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बट यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दिस कंटेंट्स। लेकिन इस पोयम को पढ़ने वाले जो तुम हो, ये इस पोयम को पढ़कर तुम्हारी, मतलब ये बेसिकली पोयम को ही कह रहे हैं कि ये जो पोयम है ना, जो मैंने कहा ना कि भाषा एकमात्र अनंत है,
तो कह रहे बट यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दिस कंटेंट, लेकिन तुम ये जो पोएम पढ़ रहे हो ये इन सारी चीज़ों से सबसे ज़्यादा जियोगे देन अपसेप्ट स्टोन बिस्मेड विद स्लटिश टाइम। किससे ज़्यादा जियोगे? उन अपसेप्ट स्टोन से, उन अनक्लीन्ड स्टोन से जो कि क्या कर गए हैं, जो कि क्या कर जाएंगे, रुको, उन अपसेप्ट स्टोन से जो कि क्या कर जाएंगे, बिस्मेड यानी डर्टी हो जाएंगे विद स्लटिश टाइम, इमोरल टाइम के साथ। यानी ना जो स्टोन, ना मार्बल से बने जो मॉन्यूमेंट हैं वो ज़्यादा जी पाएंगे, ना गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट है वो ज़्यादा जी पाएंगे। किसके? प्रिंसेस के बने हुए जो सारे मॉन्यूमेंट्स हैं वो ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। किससे ज़्यादा नहीं जी पाएंगे? शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम, इस पावरफुल राइम को पढ़ने वाले तुमसे ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे। बट इट शैल शाइन मोर ब्राइट इन दिस कंटेंट, लेकिन इसको पढ़ने वाले तुम मेरे बिलीवर्ड, तुम सबसे ज़्यादा जियोगे। किससे ज़्यादा जियोगे? देन अपसेप्ट स्टोन बिस्मर्ड विद स्लटिश टाइम, उन अनक्लीन स्टोन से, उन ऐसे स्टोन, यहाँ पर किसको क्या गया है, उन स्टोन, वही मतलब मॉन्यूमेंट्स को ही स्टोन कहा गया है। यानी तुम वो जो अपसेप्ट स्टोन है, यानी ऐसे मार्बल ये जो गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स है जिनको साफ़ नहीं किया गया है, वो आगे चलकर डर्टी हो जाएंगे। किसके साथ? स्लटिश टाइम के साथ, इमोरल टाइम के साथ। इसे इमोरल क्यों कहा गया है भाई? इमोरल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो टाइम है ये किसी के लिए नहीं रुकता। भले ही कितने अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन अगर इन्हें साफ़ नहीं किया गया तो ये इमोरल टाइम इसे अपने साथ ले गिरेगा और ये भी इसे डर्टी कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ गए? नहीं समझे? मैं बताता हूँ फिर से, ठीक है। यहाँ पर अपने बिलीवर्ड को कहना चाह रहे हैं कि बिलीवर्ड मतलब इस पावरफुल राइम को पढ़ने वाले तुम बिलीवर्ड कितने ज़्यादा जियोगे, है ना। ब्लेसिंग्स के हिसाब से आप समझ सकते हैं। जहाँ पर ये दो चीज़ कहते हैं कि ये जो मार्बल से बने हुए मॉन्यूमेंट से मतलब ये जो प्रिंसेस के लिए, यानी राजकुमारों के लिए, राजकुमारियों के लिए जो मार्बल से बने हुए मॉन्यूमेंट्स हैं, ना ये ज़्यादा जिएंगे, ना जो गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स हैं ये ज़्यादा जिएंगे। तो कौन ज़्यादा जिएगा? शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम, इस पावरफुल राइम से ज़्यादा ये सब नहीं जिएंगे। लेकिन कौन जिएगा? बट यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दिस कंटेंट्स, लेकिन इस पोएम को पढ़ने वाले तुम मेरे बिलीवर्ड, तुम सबसे ज़्यादा जियोगे। तुम किससे ज़्यादा जियोगे? देन अपसेप्ट स्टोन बिस्मेड विद स्लटिश टाइम, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं इनको स्टोन कहा है, कह रहे हैं, लेकिन ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि आगे चलकर साफ नहीं किए जाएंगे और टार्निश हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे? बिस्मेड विद स्लटिश टाइम, ये जो इमोरल टाइम है जो किसी के लिए नहीं रुकता, इस इमोरल टाइम के साथ साथ ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डर्टी हो जाएंगे। लेकिन ये जो मेरी पोएम है इसको पढ़ने वाले तुम कभी डर्टी नहीं होगे, तुम कभी भी मरोगे नहीं, क्योंकि ये पोएम कभी नहीं मरेगी। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मीनिंग भी दे रखी है आपको, कह रहे हैं कि, रुक जाओ, हाँ, अरे यार, अच्छा हो जाएगा तो आएगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मीनिंग की बात करें तो द फर्स्ट स्टैंजा टॉक्स अबाउट हाउ टाइम विल नॉट डिस्ट्रॉय द पोएम। यहाँ पर पहले स्टैंजा में पोएट बताते हैं कि किस तरह से जो पोएम है ये टाइम के साथ ख़त्म नहीं होगी। थो द डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड्स मोस्ट मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर, जो समय इस दुनिया के सबसे ज़्यादा मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को ख़त्म कर सकता है, वो टाइम के साथ इस पोएम को नहीं ख़त्म कर सकता। द पोएट सेज दैट वेदर इट इज़ मार्बल और गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस ऑल विल गेट डिस्ट्रॉय, बट कह रहे हैं कि यहाँ पर पोएट कहते हैं कि चाहे वो मार्बल से बने हुए मॉन्यूमेंट्स हो, चाहे गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट हो प्रिंसेस के लिए, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बट द मैग्निफिसेंस ऑफ दिस पोएट्री इज़ अलाइव फॉर एवर, लेकिन ये जो हमारी पोएट्री है इसकी जो मैग्निफिसेंट है, यानी इसकी जो खूबसूरती है, ये अलाइव रहेगी, जिंदा रहेगी हमेशा। टाइम इज़ कम्पेयर टू अ स्लट, टाइम को क्या किया गया है कि मॉरल पर्सन से क्या कर दिया गया है, कंपेयर कर दिया गया है। हु लॉसेस हर ग्लो एंड ब्यूटी विद टाइम, जो कि जो समय चलता रहता है और आगे जो उसके साथ चल रहे हैं मॉन्यूमेंट्स, उनकी जो ब्यूटी है, उनकी जो ग्लो है, उसको खो देता है। शेक्सपियर कंपेयर्स टाइम अनफेवरेबल फॉर फीमेल सब्जेक्ट, कंपेयर टाइम्स अनफेवरेबल टू अ फीमेल सब्जेक्ट, इसको यहाँ पर फीमेल सब्जेक्ट के रूप में कहा गया है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। समझ गए आप? इसको कहा गया है कि जो नॉट मार्बल्स नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स शैल नॉट मार्बल्स नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट शैल आउट लिव दिस पावरफुल राइम, क्या फिर बट यू, मैं भूल गया यार। मतलब कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे मार्बल से बने हुए जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स प्रिंसेस के लिए बने हैं ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन ये पावरफुल राइम कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, और ना तुम इसे जो पढ़ रहे हो वो डिस्ट्रॉय होगे। क्यों? क्योंकि ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, यानी ये जो अनसेप्ट स्टोन है जिनको साफ़ नहीं किया जाएगा, तो ये जो इमॉरल समय है इसके साथ ये क्या कर जाएंगे,
ये ख़त्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन तुम इसे नहीं डिस्ट्रॉय होगे। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ोगे, तुम दूसरे को बताओगे, है ना, फिर दूसरा अपने बच्चे को बताएगा, बच्चा बच्चे को बताएगा, है ना। कि यही तो कहते हैं उसमें कि लोकता है गेंद एक बच्चा, और फिर सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। उछालता है एक गेंद, है ना, बच्चा उछालता है गेंद और सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। यानी कहता है कि गेंद हमारे वो कहते हैं ना, वाजपेयी जी कहते हैं, वाजपेयी तो थे वो कहते हैं कि अशोक वाजपेयी शायद मेरे ख्याल से थे ना, भूल रहा हूँ, अशोक वाजपेयी थे। तो वो कहते हैं कि बच्चा उछालता है गेंद, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। समझ रहे हैं ना। मतलब सदियों के पार क्यों कहा? क्योंकि सदियों के पहले भी बच्चे गेंद उछाला करते थे और गेंद को पकड़ा करते थे, और सदियों के बाद भी बच्चे गेंद उछालेंगे और बच्चे गेंद पकड़ेंगे। तो उसे कहता है कि सदियों के पहले जो बच्चे ने गेंद उछाला था उसको सदियों के पार एक बच्ची लोकेगी। क्यों? क्योंकि ये जो गेंद उछालने की परंपरा है ये पुश्त दर पुश्त आती जाएगी, ये जनरेशन से जनरेशन उतरती चलेगी। उसी तरह से जो पोएम है ये भी कब की लिखी पोएम है, लेकिन आज भी हमारा आप इसको पढ़ रहे हैं, यानी ये पोएम तो अभी भी जिंदा है। समझ रहे हैं ना, इसलिए कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये जो मार्बल से बने हुए मॉन्यूमेंट्स है प्रिंसेस के लिए, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं मार्बल्स के, ये सब एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। लेकिन ये जो पोएम है हमारे उनके द्वारा लिखी, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ये आज भी मेरे और आपके द्वारा पढ़ी जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि when wasteful war shall statue overturn। अब कह रहे हैं कि कौन कौन चीज़ें ऐसी हैं जो इसको ख़त्म कर सकती हैं। when wasteful वार्ड यानी ऐसी वार जो कि जिसका कोई रिजल्ट नहीं होने वाला है, अनइम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं। और लगभग ये मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक ही वार को कह रहे हैं कि दुनिया में जो भी वार होती हैं वो अनइम्पॉर्टेंट होती हैं। और बिल्कुल एग्री करता हूँ, कोई भी वार जो है वो आपको कुछ आखिरी में देती नहीं है ना। केवल दुख का कहर छोड़ कर जाती है आपके लिए, कुछ भी आपको नहीं देती। अब देती है केवल दुख देती है, ठीक है। कुछ भी, जो आदमी मरे हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला है ना। मतलब अगर मान लीजिए कहीं वार हो गई तो जो प्रधानमंत्री है वो थोड़ी मरेगा, और जो प्रधानमंत्री, वही आपको समझना चाहिए ये चीज़ भाई, कि अगर कहीं भी वार हो रही है, अब जैसे हमारे दिल्ली में अटैक हुआ, तो आप देख रहे हैं कि ना बड़े अधिकारी मर रहे हैं, ना किसी को मरना है। मरना किसी को है, मरना है मिडिल क्लास लोगों को, मरना है गरीब लोगों को, जो कि ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी से परेशान है, उनको बेचारों को और परेशान होना है ना। तो आप ये देखते हैं कि जैसे दिल्ली में हुआ अभी लाल किला के पास, वैसे ही सब जगह ऐसे चल रहा है, और ऐसे ही विदेशों में भी चल रहा है कि अगर वार हो रही हैं, वो तो मान लीजिए अटैक ही था, लेकिन अगर वॉर हो रही हैं तो उसमें भी किसी वॉर में तो और ज़्यादा लार्जर स्केल पर जो गरीबी में मारे जाते हैं कहीं पर भी। अब जैसे यहाँ पर इतना उसका रूस का और यूक्रेन का हुआ कि अभी तक मेरे ख्याल से चल ही रहा है, या फिर बंद ही हुआ होगा, बहुत दिन तक चला। कोई कभी तक ना पुतिन को कुछ हुआ और ना जेलेंस्की को कुछ हुआ, है ना, किसी को कुछ नहीं हुआ। मरे कौन? मरे दोनों साइड के गरीब। तो ये जो वार है क्या है, वेस्टफुल है, अनइम्पॉर्टेंट है, रिजल्ट देने वाली नहीं है कोई अच्छा। शैल स्टैचू ओवरटर्न, ये जो वेस्टफुल वार है क्या कर देंगी? स्टैचू ओवरटर्न यानी डिस्ट्रॉय कर देंगी। पहले लिख देता हूँ मैं माने आप लोगों के लिए यार। एंड ब्रॉयज क्या है भाई? ब्रॉयज एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका अर्थ होता है जो वार के अंदर फाइट होती है। ऐसे लिख सकते हैं, जो फाइट होती है किसके अंदर? वार होती है, वार की फाइट होती है। किसी भी वार के अंदर जो फाइट होती है उसको आप लोग क्या कह सकते हैं? उसको हम तो भैया कहेंगे ब्रॉल्स। रूट आउट यानी, अगेन रूट आउट यानी वही डिस्ट्रॉय। बढ़िया पेन मिल जाती है रूट आउट। ये आपको दिख रही है पेन? मेरे ख्याल से दिखनी चाहिए, नहीं मैं बड़ा ये ले लेता हूँ ना, ठीक है। रूट आउट यानी अगेन डिस्ट्रॉय। और द वर्क ऑफ मशीनरी, मशीनरी मतलब क्या होता है? वर्क ऑफ वर्कर्स, वर्क ऑफ मेसन आप कह सकते हैं। अब आपको मेसन का ही मतलब नहीं पता होगा, मेसन का मतलब होता है मिस्त्री। मिस्त्री समझ रहे हैं, जो कन्नी लेकर खटाखट दीवारें जोड़ा जाता है। और नॉर मार्स, मार्स कौन है भाई? मार्स है गॉड ऑफ वॉर। गॉड ऑफ वॉर, समझ रहे हैं ना। गॉड ऑफ डेथ हमारे यहाँ कौन है? वो है, क्या नाम उनका? यमराज है ना। ऐसे ही सबके गॉड है ना हमारे यहाँ, जल देवता, वायु देवता,
वैसे ही वहाँ पर जो वॉर होती है उसके गॉड है मार्स। हिज स्वॉर्ड नॉर वार क्विक फायर। क्विक फायर यानी क्विक फायर आप कह सकते हैं, क्विक फायर यानी जो फाइट या नॉइस ड्यूरिंग, आप कह सकते हैं नॉइस ड्यूरिंग दी वार। और लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी। ठीक है, कह रहे हैं व्हेन वेस्टफुल वार शैल स्टैचू ओवरटर्न। कह रहे हैं जब ये वेस्टफुल वार होगी, पहले आपको पूरा बता देता हूँ। व्हेन वेस्टफुल वार शैल स्टैचू ओवरटर्न एंड ब्रॉयल रूट एंड द वर्क ऑफ मैसनरी। अच्छा, आप देखते हैं ना यहाँ पर ये जो टर्न, बर्न, मैसनरी और मेमोरी, मतलब ये ए बी राइम स्कीम के साथ चल रही हैं, यानी ये भी ये क्या है, सोनेट ही है भाई। रुक गया भाई, हाँ ठीक है। तो ये क्या है, ये भी मेसनरी है। आप देखते हैं मेसनरी, मेमोरी, ओवरटर्न, बर्न, ये सब ए बी राइम स्कीम के साथ चल रही हैं, यानी ये भी जो है आपकी एक तरह की सोनेट ही है ना। चूँकि सोनेट है ही ऑलरेडी, तो आपको सोनेट मतलब पता होना चाहिए कि इसमें गाया जा सकता है, सॉन्ग है ये, है ना। कैसे गाया जाएगा, तबला वाला मेरा भाई, मैं जाता हूँ नहीं भाई, गा के नहीं सुनाऊंगा। When wasteful war shall statue overturn and broil root and the work of masonry, nor Mars his sword nor quick fire shall burn the living record of your memory। ठीक है, क्या कहते हैं यहाँ पर, कह रहे हैं when wasteful war shall statue overturn। जब ये जो wasteful war होगी, जब ये अनइम्पॉर्टेंट वार होगी, तो ये क्या करेगी, shall statue overturn, ये जो मार्बल्स के बड़े बड़े स्टैचूज हैं इनको ओवरटर्न कर देगी, यानी पलट देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। एंड ब्रॉयल्स रूट आउट द वर्क ऑफ मैसनरी, ये जो मैसनरी, इन जो मिस्त्रियों ने बड़े अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं, यानी जो वर्क, यानी वर्क ऑफ मैसनरी क्या है, मैसनरी मतलब इनका काम क्या है, इन्होंने क्या बनाया है, मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं ना। तो ये जो वर्क ऑफ मैसनरी है, यानी इनके द्वारा किया गया काम है, जो मॉन्यूमेंट्स है, इसको क्या करेंगे, ब्रॉयल्स रूट आउट, ये जो फाइट होगी वॉर के दौरान, ये इसको रूट आउट कर देगी, अगेन डिस्ट्रॉय कर देगी। नॉर मार्स हिज स्वॉर्ड नॉर वार्स क्विक फायर शैल बर्न द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी। लेकिन चाहे मार्स आ जाए, चाहे गॉड ऑफ वार आ जाए, एंड हिज स्वॉर्ड, और उनकी स्वॉर्ड भी आ जाए, और नॉर वार्स क्विक फायर, और ये जो लड़ाई होगी तो इसमें जो साउंड निकलेगा, जो आग निकलेगी, ये भी तुम्हारे जो लिविंग रिकॉर्ड है आपकी मेमोरी में हमारी इस पोएम का, उसको कभी नहीं ख़त्म कर पाएगी। क्या, जब ये पोएम लिखेगी उसके बाद कोई वार नहीं हुए बहुत वार हुए, लेकिन ये जो पोएम है अभी तक हमारे आपके पास बची हुई है, अभी तक हमारे और आपके द्वारा पढ़ी जा रही है, समझ रहे हैं ना। तो कह रहे हैं जब बेसफुल वार होगी तब ये जो स्टैचू है इनको पलट देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, और ये जो फाइट होगी ना वॉर के दौरान, ये भी जो मिस्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं इनको रूट आउट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। नॉर मार्स हिज स्वॉर्ड नॉर क्विक फायर, लेकिन अगर मार्स भी आ जाए खुद, गॉड ऑफ वार आ जाए खुद अपनी स्वॉर्ड लेकर और इतना वॉर करे कि आग ही लग जाए, है ना, लेकिन फिर भी ये जो आपकी मेमोरी में ये जो लिविंग रिकॉर्ड है मेरी पोएम का, इसको कभी नहीं ख़त्म होने, ये कभी नहीं ख़त्म होगा। लिविंग रिकॉर्ड क्यों, क्योंकि ये पास होता रहेगा जनरेशन दर जनरेशन, पास जनरेशन बाई जनरेशन। क्यों लिविंग रिकॉर्ड क्यों है, क्योंकि ये जनरेशन से जनरेशन पास होता रहता है, इसीलिए चलता रहता है। और चलता कौन है, जो लिविंग होता है वही चलता है, यानी ये जो है मेरी जो पोएम है क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। जब वेस्टफुल वार होगी तब ये जो जब वेस्टफुल वार होगी तो स्टैचू को पलट दिए जाएंगे, और जो फाइट होगी वार के दौरान इससे मिस्त्रियों के काम को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मार्स खुद आ जाए अपनी स्वॉर्ड से और ऐसी वार करे कि आग ही लग जाए, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में जो मेरी पोएम का लिविंग रिकॉर्ड है ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, यानी ये जो पोएम है हमें आज भी पढ़ने को मिलेगी। समझ गए। दिस लाइन बिगिन विद अ न्यू आइडिया, जो लाइन है ये एक नई आइडिया को दर्शाती है। शेक्सपियर सेज दैट्स व्हेन डिस्ट्रक्टिव वार टेक प्लेस, शेक्सपियर कहते हैं जब डिस्ट्रक्टिव वार होगी, टेक प्लेस यानी हैपेंड, है ना, आपको पता ही होना चाहिए, अब तो ये क्लास 7th में मेरी ख्याल से था। टेक प्लेस यानी हैपेंड, जब क्या होगी, ऐसे टुक प्लेस यानी हैपेंड होता है, टेक प्लेस यानी हैपन ही होगा। तो टेक प्लेस दे विल डिस्ट्रॉय स्टैचू एंड ड्यू टू इट्स ट्यूमेल्ट यानी आपको माइनिंग यही दे दिया गया है, लाउड नॉइस। ऑल द वर्क ऑफ द मेसन्स यानी मिस्त्री, मेसन यानी हु मेक्स मॉन्यूमेंट्स, या मिस्त्री ही लिखो यार, शर्म की थोड़ी बात है कोई, मिस्त्री भाई, लेकिन मिस्त्री कैसे लिखेंगे यार, अच्छा रुको, मिस्त्री मिस, अच्छा मिस लिख दो, उसके बाद स्त्री लिख दो भाई
बन गया मिस्त्री। मिस्त्री भाई आपको दिखेगा ही नहीं ना, छोटा छोटा लिखूंगा तो। मिस्त्री, ठीक है ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रॉय इवन द सॉर्ड। हाँ, जब क्या होगा, दिस लाइन बिगिन विद अ न्यू आइडिया, नई आइडिया के साथ ये लाइन शुरू होती है। शेक्सपियर सेज दैट व्हेन डिस्ट्रक्टिव वार टेक प्लेस, शेक्सपियर कहते हैं जब डिस्ट्रक्टिव वार टेक प्लेस होगी, दे विल डिस्ट्रॉय स्टैचू ऑल्सो एंड ड्यू टू टिमिल्ट लाइट ऑल द वर्क ऑफ मैसन विल बी डिस्ट्रॉय। कह रहे हैं कि वो भी स्टैचू को डिस्ट्रॉय करेंगे, और जो लाउड नॉइस होगी, ये जो लाउड नॉइस होगी यानी ये जो लड़ाई होगी इस वॉर के दौरान, ये भी मैसन्स के वर्क को ख़राब कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। इवन द स्वॉर्ड ऑफ मार्स गॉड ऑफ वॉर, यानी जो गॉड ऑफ वॉर है मार्स, इनकी स्वॉर्ड भी आ जाए, और द डिस्ट्रक्टिव फायर ऑफ वॉर विल बी एबल टू डिस्ट्रॉय, विल नॉट बी एबल टू डिस्ट्रॉय। कह रहे हैं कि चाहे ये भी आ जाएं लेकिन फिर भी, और इनकी चाहे मार्स आ जाएं अपनी स्वॉर्ड लेकर, और डिस्ट्रक्टिव फायर यानी एकदम ख़त्म कर देने वाली आग को ही बिल्कुल निकाल दें, लेकिन फिर भी ये क्या करेगी, तुम्हारी मेमोरी में जो मेरी ये पोएम है इसको कभी भी नहीं ख़त्म कर पाएंगे। द पोएट इज़ बेसिकली सेइंग दैट, पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि इवन वार्स विल नॉट डिस्ट्रॉय द रिटन मेमोरीज ऑफ योर लाइफ, फॉर दे विल सर्वाइव इवन आफ्टर डेडली वार्स। कह रहे हैं कि जो मेरी लिविंग रिकॉर्ड है, जो मेरा पोएम है, ये वॉर आ जाने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तुम्हारी मेमोरी से। क्यों? क्योंकि ये तो कई सारी डेडली वॉर्स के बाद भी इसको जिंदा रहना है, कई सारे डेडली वॉर्स के बाद भी आप और हम इसे पढ़ेंगे। ये ऐसे आपको लिविंग रिकॉर्ड्स को दर्शाने के लिए आपको इमेज दी गई है जिसमें इनके लिविंग रिकॉर्ड्स की बात की गई है। आगे ठीक है, कह रहे हैं कि Against death and all oblivious enmity shall you pace forth, your praise shall still find room even in the eyes of all posterity that wear this world out of the ending doom। Against का मतलब क्या है? Against का मतलब यहाँ पर अगेन पोएटिक लाइसेंस का यूज़ किया गया है। ये अगेंस्ट लिखना चाहते थे लेकिन राइम और आप कहें तो जो वो होते हैं ना, चरण होते हैं, या फिर एक उसके अंदर आपके वर्ड्स और जो सेंटेंस है वो भी, मतलब बेसिकली इसमें एक वो राइम बनाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया है, इसको अगेंस्ट अगेन को गेंस्ट लिख दिया है। तो अगेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑब्लिवियस एनमिटी, ऑब्लिवियस यानी एनमिटी यानी हु लॉस हु फॉरगेट, आप कह सकते हैं जो क्या कर दे, ऐसा आदमी जो कि भूल ही जाए बिल्कुल, क्या बताऊँ आपको, ऑब्लिवियस यानी जो सारी चीज़ों को भूल जाए, सारे प्यार मोहब्बत को भूल जाए। एनमिटी यानी अपोनेंट, एनमिटी यानी अपोनेंट, एनमिटी यानी आप एनिमी ही कह सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि भाई वहाँ पर गेम तो हो नहीं रहा है, मार हो रही है ना, तो एनिमी ही तो आप कहेंगे, ठीक है। आगे ऑब्लिवियस यानी हु फॉरगॉट एवरीथिंग, समवन हु फॉरगेट एवरीथिंग, कोई ऐसा आदमी जो सारी चीज़ों को भूल जाए, उसको आप लोग ऑब्लिवियस एनमिटी कहेंगे। शैल यू पेस फोर्थ यानी योर प्रेस शैल, वो तो ठीक है, पेस फोर्थ यानी कीप गोइंग, लेकिन फिर भी तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। पेस फोर्थ यानी कीप फॉरवर्ड या कीप गोइंग आप कह सकते हैं। कीप गोइंग कह सकते हैं। और योर प्रेज यानी आपको एडमायरेशन पता ही है, प्रेज यानी प्रशंसा, एडमायरेशन। प्रेज में नहीं लिखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद स्टिल फाइंड रूम यानी फाइंड स्पेस या स्टिल टॉक्ड आप कह सकते हैं, स्टिल टॉक्ड या स्टिल प्रेज्ड आप कह सकते हैं। आगे इवन इन द आइज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी यानी पोस्टेरिटी का मतलब आप कह सकते हैं जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है। फुटूरे जनरेशन, ठीक है, जनरेशन। आगे दैट वी आर द वर्ल्ड आउट द एंडिंग डूम, डूम क्या है भाई, एंडिंग डूम आपको बताऊं तो ये जो डूम है भाई एक अलग ही इसका जज्बा चल रहा है भाई। मतलब जो दिस वर्ल्ड आउट ऑफ द एंडिंग डूम, इस पूरे का एक अर्थ यही होगा। डूम बेसिकली क्या है, एक डे है आप कह सकते हैं, और डे बड़ा हो जाएगा ऐसे,
हाइपोथेटिकल डे या एक माइथोलॉजिकल डे आप कह सकते हैं। अ माइथोलॉजिकल डे that convey that says आप कह सकते हैं, या फिर that says that one day Jesus will come and डिसाइड करेंगे क्या, दैट हु विल गो टू हेल एंड हु विल गो टू, आप कह सकते हैं स्वर्ग को क्या कहते हैं भाई, हेवन, एंड हु विल गो टू हेवन एंड हु विल गो टू हेल, जो डिसाइड करेंगे क्या कि हु विल गो हेल एंड वही हु विल गो हेवन। अब बताता हूँ। अगेंस्ट मतलब होता है आगे, हाँ, अगेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑब्लिवियस एनमिटी शैल यू पेस फोर्थ योर प्रेस शैल स्टिल फाइंड रूम इवन इन द आइज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी दैट वियर दिस वर्ल्ड आउट ऑफ द एंडिंग डूम। यानी कह रहे हैं अगेंस्ट यानी अगेंस्ट डेथ, मतलब अब इस बार इन्होंने डेथ को चैलेंज कर दिया है, पिछली बार इन्होंने वॉर को चैलेंज किया। कह रहे हैं कि अब अगर डेथ एंड ऑब्लिवियस एनमिटी यानी एक ऐसा एनिमी जो कि सब कुछ भूल कर आपको बिल्कुल मारने पर तुला हुआ है, शैल यू पेस फोर्थ, लेकिन फिर भी तुमको आगे बढ़ते रहना है, योर प्रेस शैल स्टिल फाइंड रूम, और तुम्हारी जो प्रशंसा है ये भी लोगों के दिल के अंदर रहेगी, इवन इन द आइज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी, सभी तरह की जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है इनकी आंखों के अंदर, दैट वियर दिस वर्ल्ड आउट ऑफ द एंडिंग डूम, जो कि इस दूर के एंडिंग डूम थे। अब बताता हूँ। कह रहे हैं कि अगेंस्ट, अब मान लीजिए दोबारा कह रहे हैं कि अब मान लो दोबारा से डेथ आ जाए, मृत्यु आ जाए, एंड ऑल ऑब्लिवियस एनमिटी, और सारे ऐसे तुम्हारे दुश्मन आ जाएं जो बिल्कुल सब कुछ भूल भाल कर तुमको मारने पर तुले हैं, लेकिन फिर भी शैल यू पेस फॉर, तुमको आगे बढ़ना रहेगा, और योर प्रेज शैल स्टिल फाइंड रूम, और लोगों के दिलों के अंदर मतलब अभी भी तुम्हारा जो प्रेज रहेगा, तुम्हारी जो प्रशंसा रहेगी मेरे बिलवेड, अभी भी जो तुम्हारी प्रशंसा रहेगी वो अभी भी लोगों के दिल के अंदर रहेगी, इवन इन द आइज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी, सभी आने वाली जनरेशन की आंखों में तुम्हारी ये प्रशंसा रहेगी। कब? जब डेथ आ गई रहेगी, और कौन आ गया रहेगा, और ऐसा एनमिटी आ गया रहेगा, ऐसा एनिमी आ गया रहेगा जो सब भूल गया रहेगा, और तुम फिर भी आगे बढ़ते रहोगे। फिर जब तुम ऐसा करोगे तब आने वाली जो जनरेशन है उनकी आंखों में तुम अभी भी अपनी जगह बना लोगे, यानी वो भी तुम्हारी बात करेंगे, वो भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। कौन सी जनरेशन? दैट वियर दिस वर्ल्ड आउट ऑफ द एंडिंग डूम, जो कि इस दुनिया को एंडिंग डूम तक ले जाएंगे। अब डूम का मतलब बताऊं तो ये एक वो है, मतलब एक हाई माइथोलॉजिकल सिचुएशन है। जैसे आपको बताऊं तो क्या होता है, जैसे अगर कोई बड़ी चीज़ रहती है, जैसे आपको बताऊँ, जैसे कोई वो है, जैसे ज्योग्राफी मान लीजिए, तो ज्योग्राफी की डेफिनेशन में आप देखते हैं ज्योग्राफी बड़ी चीज़ है भाई, तो उसकी जो डेफिनेशन है, तो चूंकि बड़ी चीज़ है इसलिए हज़ारों लोगों ने अपनी डेफिनेशन दे रखी है, हज़ारों वैज्ञानिकों ने अपनी डेफिनेशन दे रखी है। जब आप और डीपली पढ़ते जाएंगे तो आपको ये भी पढ़ना पड़ता है कि इनके अनुसार ज्योग्राफी ये है, इनके अनुसार ज्योग्राफी ये है ना। आप देखते हैं कई सारी बुक्स में, तो वैसे ही आप देखते हैं चूँकि इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है तो उसमें कई सारे लोग अपना मत देते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, पोएम में नहीं, अभी भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दुनिया का प्रारंभ कैसे हुआ और दुनिया का अंत कैसे हुआ, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो हर धर्म वाले हैं वो हर धर्म वाले अपने अंदर कई सारे जो देते हैं रीजंस देते हैं कि ऐसे दुनिया प्रारंभ हुई थी, ऐसे दुनिया अंत होगी। आप अगर हिंदू रिलीजन में देखते हैं तब अलग अलग वेद में, अलग अलग पुराणों में, मतलब हर वेद और पुराण को आप पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये जो भगवान के बारे में पढ़ रहा हूँ वही भगवान मेन रीज़न थे दुनिया के प्रारंभ के, ठीक है। और आप मान लीजिए कोई वो पढ़ते हैं, मतलब हिंदू धर्म के ही अंदर अलग अलग ग्रंथ अलग अलग कारण बताते हैं दुनिया के प्रारंभ का, और अलग अलग वो बताते हैं कि दुनिया अंत कैसे होगी। यानी जो हिंदुओं में वो कहते हैं प्रलय कहते हैं, वही मुस्लिमों में क़यामत कहते हैं, और उसी को इसमें क्रिश्चियंस में डूम कहते हैं, ठीक है। प्रलय में क्या कहते हैं भाई कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, पूरा जो अर्थ पृथ्वी है वो पानी से भर जाएगा। क़यामत मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही है। और उसके बाद फिर जो ये है डूम, इसके बारे में बताता हूँ। और आपको यही पता होगा कि दुनिया के अंत होने पर हमने एक पोएम भी पढ़ रखी है रॉबर्ट फर्स्ट की, जो कि है क्या, फायर और आइस, जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया
आग से ख़त्म होगी, ये पानी से ख़त्म होगी। तो वैसे ही आपको पता है कि लोग बहुत सारे मत देते हैं। तो ऐसे ही क्रिश्चियंस में के अंदर कई सारे मत हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा फेमस मत क्या है? सबसे ज़्यादा फेमस ये है कि एक दिन डूम आएगा। डूम नाम का एक दिन आएगा जब दुनिया को अंत होना होगा, उस दिन को आप डूम कहेंगे। यानी जैसा प्रलय, कयामत, वैसे ही डूम। तो ये कहते हैं डूम वाले दिन में क्या होगा? डूम वाले दिन में जो जीसस क्राइस्ट हैं, जो कि हेवन में चले गए हैं, है ना, हेवन में रहते ही हैं भगवान, तो हेवन से क्या करेंगे? हेवन से अर्थ पर उतर आएंगे। और जो भी लोग, जो भी क्रिश्चियंस के या पूरी अर्थ के जो लोग हैं, जो कि ज़मीन में गाड़ दिए गए हैं, जो कि अपने क्या कहते हैं कॉफिन्स के अंदर बंद कर ज़मीन के अंदर गाड़ दिए गए हैं, वो सारे जो लोग हैं वो उस दिन ज़मीन से निकल कर बाहर आ जाएंगे। वो सारे मरे हुए लोग ज़मीन से निकल कर, अपने कॉफिन से निकल कर बाहर आ जाएंगे। और उस दिन जो जीसस क्राइस्ट हैं वो डिसाइड करेंगे उनके कर्म्स के आधार पर, कि उनके जो कर्म किए हैं उन्होंने, उनके आधार पर डिसाइड करेंगे कि तुम हेल में जाओगे या तुम हेवन में जाओगे, तुम स्वर्ग में जाओगे या तुम नर्क में जाओगे। उस दिन को डूम कहते हैं। अब ये क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि ये फ्यूचर की आंख में रहेगा। कौन सा फ्यूचर? जो कि इस दुनिया को एंड तक ले जाएगा, डूम तक ले जाएगा। यानी नबी कहना चाहते हैं कि दुनिया के अंत तक तुम्हारी ये जो पोएम है पढ़ी जाएगी, बिलवेड, तुम्हें याद किया जाएगा। कह रहे हैं कि अगेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑब्लियस एनमिटी शैल यू पे फोर्थ। कह रहे हैं कि भले ही मृत्यु आ जाए या भले ही एक ऐसा दुश्मन आ जाए जो सारी चीज़ भूल कर तुमको मारने के पीछे तुला हुआ है, लेकिन फिर भी अगर तुम आगे बढ़ते रहोगे तब आने वाली जो जनरेशन है इसके दिलों में तुम्हारी जगह रहेगी और इनकी आंखों में तुम्हारे लिए जगह रहेगी। और ये तुम्हारी बात करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। कौन सी जनरेशन? वो जनरेशन जो इस दुनिया को एंडिंग डूम तक ले जाएगी, जो इस दुनिया को अंत तक ले जाएगी। यानी जो पोयम है ये दुनिया के अंत तक पढ़ी जाएगी। अभी तो खैर दुनिया का अंत है नहीं, लेकिन जब दुनिया का अंत होगा तब भी ये पोएम पढ़ी जाएगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं ये। द स्टैंजा डजंट टॉक अबाउट सर्वाइवल बट ऑफ ह्यूमन एप्रिशिएशन। ये जो स्टैंजा है क्या कह रहा है? ये जो दुनिया के सर्वाइवल की बात नहीं कर रहा है ये, मतलब दुनिया के जिंदा रहने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये दुनिया की उसकी बात कर रहा है, एप्रिसिएशन की बात कर रहा है। ये दुनिया की एप्रिसिएशन की बात कर रहा है। तो द पोएट कंटेन ठीक है, कह रहे द पोएट कंटिन्यूज टू प्रेज हिज सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट है इनका, कौन? इनका बिलवेड है, उसकी प्रशंसा करना ये जारी रखते हैं। स्लाइट डेविएशन ऑफ द मीटर इन द वर्ड्स, जहाँ पर देखते हैं किस तरह से इन्होंने वर्ड यूज कर रखा है। जैसे यहाँ पर कहते हैं इवन इन मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये? एम्फेसाइज फॉर द परमानेंसी, मतलब कह रहे हैं कि जैसे इवन इन आप देखते हैं यहाँ पर कहाँ के, इवन इन द आइज ऑफ, मतलब पक्का फ्यूचर जनरेशन की आइज में ये रहेगी पोएम, समझ रहे हैं ना, ऐसा कहना चाह रहे हैं। एम्फेसाइज ऑफ द परमानेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी परमानेंट है, ये रहना ही है। द पोएट सेज दैट डेथ एंड एनिमिटी डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। ये कह रहे हैं कि पोएट कहते हैं कि चाहे डेथ आएगी और चाहे एनिमिटी आएगी, ये सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकती है, बट पोएट्री रिटर्न ऑफ द सब्जेक्ट विल इमॉर्टलाइज्ड फॉर ऑल जनरेशन टू कम। यानी ये जो आने वाली जो मेरी पोएम है ये इमॉर्टल रहेगी, यानी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, अमर आप कह सकते हैं, फॉर ऑल जनरेशन टू कम, सभी जनरेशन जो आने वाली है, जो यहाँ तक कि वो जनरेशन जो डूम तक जाएगी उस जनरेशन तक भी मेरी ये पोएम चलती रहेगी, भले ही डेथ और एनिमिटी आकर इसे ख़त्म करने का सोचे। यहाँ पर ये जो आपको इमेज दे रखी है आप समझ सकते हैं। आगे अभी आ गई आपकी पोएम की लास्ट स्टैंजा। सो टिल द जजमेंट दैट योरसेल्फ अराइज। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि टिल द जजमेंट दैट योरसेल्फ अराइज यानी व्हेन यू विल कम आउट ऑफ द ग्रेवयार्ड। योरसेल्फ अराइज यानी जब तुम खुद ही निकल कर आओगे। यानी अब ये कह रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन तक जाएगी। अब ये डायरेक्ट फ्यूचर जनरेशन को कह रहे हैं क्या, कि उस जजमेंट डे तक, कब? जब यू विल आउट ऑफ योर ग्रेवयार्ड, यू विल कम आउट ऑफ योर ग्रेवयार्ड आप कह सकते हैं, आउट ऑफ योर ग्रेवयार्ड। यानी जब तुम ग्रेवयार्ड से बाहर आओगे, यानी क्या कहना चाह रहे हैं? ग्रेवयार्ड से बाहर आओगे यानी जब तुम, मतलब जो पढ़ रहे हो, तुम भी मर जाओगे जब तक वो आएगी कयामत। तो कह रहे हैं कि जब तुम मर जाओगे तो तुमको भी तो ग्रेवयार्ड से आना पड़ेगा। तो सो टिल द जजमेंट दैट योरसेल्फ अराइज, तो जब जजमेंट के दिन तुम भी निकल कर आओगे, यू लिव इन दिस एंड ड्वेल इन लवर्स आई, ये जो मेरे तुम बिलवेड हो, तुम इसमें जी रहे होगे। लिव इन दिस यानी तुम इस पोयम के जरिए जी रहे होगे, दिस पोयम, इन दिस पोयम, रुक जाओ भाई, अरे यार, योरसेल्फ अराइज यानी व्हेन यू विल कम आउट ऑफ दिस ग्रेवयार्ड, व्हेन यू विल कम आउट ऑफ ए
दी से ग्राइवयार्ड, स्पेनिश में थोड़ा ऐसे बोलते हैं ना। कह रहे हैं कि व्हेन यू विल कम आउट ऑफ दिस ग्रेवयार्ड यू लिव इन दिस मतलब इन दिस यानी दिस पोएट्री या दिस राइम, ठीक है। आगे एंड ड्वेल यानी अगेन लिव, ड्वेल यानी अगेन आप लिव ही जानेंगे। ड्वेल करेंगे यानी अगेन आप जी रहे होंगे। लिव किसमें, लवर्स आई यानी शेक्सपियर्स आइज, शेक्सपियर्स आई या फिर आप रीडर आई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि सो टिल द जजमेंट दैट योर सेल्फ अराइज यू लिव इन दिस एंड ड्वेल इन लवर्स आइज। कह रहे हैं कि जिस दिन जजमेंट डे आएगा और तुम खुद अपने ग्रेवयार्ड से निकल कर डूम वाले दिन आओगे, तब तक ये जो पोएम है यू लिव इन दिस, तुम इस पोएम के जरिए जी रहे होगे, एंड ड्वेल इन योर लवर्स आई, और ये तुम्हारा लवर है यानी जो शेक्सपियर है या फिर ये जो रीडर है इसकी आंखों में तुम चमक रही होगी। अपने बिलवेड को कहते हैं, यानी डायरेक्ट प्रपोज कर दिया इन्होंने तो नहीं ऐसा नहीं है, इन्होंने अपने रीडर के लिए कहा है भाई। तो सो टिल द जजमेंट दैट योर सेल्फ अराइज, यानी जब ये जजमेंट डे आएगा, कब मतलब वो जजमेंट डे जब तुमको खुद ही निकल कर आना पड़ेगा, क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो और अभी तो कयामत आने नहीं वाली, यानी तुम तो पक्का मरोगे जजमेंट वाले दिन तक, है ना। तो जजमेंट वाला दिन जब तक तुम लोग निकल कर बाहर आ रहे होगे तब तक तुम जी रहे होगे, मतलब तुम तो मर गए रहे होगे, लेकिन तुम्हारी ये जो मेमोरी है, तुम्हारी द्वारा ये जो पढ़ी गई कविता है, ये जो मेरी कविता है क्या कह रही होगी, ये जी रही होगी दुनिया में, एंड ड्वेल इन लवर्स आई, और जो इस कविता को पढ़ने वाले या फिर इस कविता को लिखने वाले जो मैं शेक्सपियर हूँ, मेरी आंखों में जिंदा रहेगी, मेरी आंखों में चलती रहेगी, ऐसा कहते हैं हमारे शेक्सपियर। इसी के साथ आपकी इस पोएम को एंड करते हैं। मीनिंग दे रखी है, आपको एक मीनिंग पढ़ा देता हूँ। द एंडिंग कपलेट, एंडिंग क्या है, कपलेट है। कपलेट यानी आप देखते हैं कि सब में 4 लाइन थी, लेकिन इसमें 2 ही लाइन है। इज अ समरी ऑफ द सर्वाइवल थीम, ये सर्वाइवल थीम की समरी है, आप ऐसा कह सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि द कपलेट नॉट ओनली समराइज द रेस्ट, ठीक है। द कपलेट नॉट ओनली समराइज द रेस्ट ऑफ द सोनेट, यानी ये अभी केवल जो सोनेट है इसका रेस्ट खत्म ही नहीं करते, बट ऑल्सो सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जजमेंट गोज ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, कह रहे हैं कि ये जो जजमेंट डे है, कौन सा डे है, टॉक द जजमेंट डे, ये जजमेंट डे की बात कर रहा है, यानी डूम वाले दिन की बात कर रहा है इन द लास्ट स्टैंजा, बट इम्प्लाइज दैट द सब्जेक्ट इज अलाइव एंड विल बी जज्ड ऑन दैट डे। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो मेरा सब्जेक्ट है, ये जो मेरा बिलीविड है, ये जो मेरी पोएम है, ये क्या करेगी, ये उस दिन तक जिंदा रहेगी, मतलब हाँ इसको उस दिन तक जिंदा रहना पड़ेगा, मतलब उस दिन जब ये निकल कर आएगी अपने ग्रेवयार्ड तक, तो तुम सब तो मर गए रहोगे, लेकिन मेरी जो बिलीविड है और मेरी ये जो पोएम है ये उस दिन तक जिंदा रहेगी। ड्वेलिंग लवर साइज मतलब जो इनके लवर है यानी मेरी आंखों में चमकती रहेगी। सजेस्ट दैट सब्जेक्ट इज लव इटसेल्फ, यानी यहाँ पर रिवील करते हैं कि जो सब्जेक्ट है ये मेरी बिलवेड ही है, ये मेरी लव ही है। द शेक्सपियर सीम्स टू कंसिडर द सब्जेक्ट सो लवली दैट ही इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ लव। क्यों, इसीलिए आप देखते हैं कि पूरी पोएम में जो शेक्सपियर हैं ये सब्जेक्ट को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, यानी इसको एक पर्सन की तरह, है ना, यू कहकर बात कर रहे हैं ना, तो आप कह रहे हैं कि एक पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, मानवीकरण कर रहे हैं, पर्सन की तरह इसे ट्रीट कर रहे हैं। क्यों, मतलब पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं पूरी पोएम में लव का। विच कुड बी कंकर्ड, जो कि जीता भी, जो कि आपको अच्छी भी लगी होगी, एंड टू विच नो पोएट्री कैन डू जस्टिस, और ये ऐसी पोएट्री है जिसके साथ और दूसरी पोएट्री जस्टिस नहीं कर सकती, इतनी अच्छी कोई पोएट्री नहीं बन सकती। सो द थीसिस ऑफ द सोनेट इज दैट द सब्जेक्ट विल ऑनर्ड फॉर एवर एंड इटर्नल। इससे आपको थीसिस मिलती है क्या, थीसिस ऑफ दिस सोनेट, यानी सोनेट का मतलब क्या है, मतलब इसका जो मेन थीम क्या है, थीम ये है कि ये जो सब्जेक्ट है, जो मेरा लव है, ये हमेशा हमेशा के लिए लोगों के अंतरात्मा में चमकता रहेगा, हमेशा हमेशा से के लिए लोगों के आत्मा में सम्मान देता रहेगा, लोग इसे सम्मान देते रहेंगे। और इसी अच्छे आइडिया के साथ आपकी सोनेट 55 नॉट मार्बल्स नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स नाम के चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी भाई। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी भाई, मुझे लगा कि पढ़ाने लायक पोएम है, और पढ़ानी थी भी, तो मैं तो बहुत खुश हो गया, और इसीलिए मैंने इसको बहुत दिन से इकट्ठा कर रखा था।
तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। हो सकता है इससे डाउट हो, क्योंकि इसमें जो मीनिंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है आपको इसमें से कोई डाउट हो। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग ओzymandias को करेंगे। बाकी ट्राई कर रहा हूँ कि ओzymandias के बाद हम लोग आपके उसको करें, क्या नाम है उसका भाई, आपके मिसेस फैकल्टीज टाइगर भाई, वो एकदम अटका हुआ है बिल्कुल, उसको एक बार कर ख़त्म कर दें। लेकिन अभी मेरे ख्याल से हमें ओzymandias को करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको इस रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जा रही है, क्योंकि नेटवर्क का इशू अगेन चल रहा है, आपको पता है। तो रिकॉर्डेड क्लास में आपको अगर अच्छा लगा होगा तो धन्यवाद, और अगर आपको कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ओzymandias नाम की नेक्स्ट पोएट्री में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।